कभी हंसाती, कभी रुलाती, कभी देती हिम्मत, कभी डराती, पर कोई ना कोई तो सीख दे जाती हैं ये कहानियाँ। इंद्रधनुष के 7 रंगों में पिरो के लाया हूँ बच्चों के लिए कहानियों का एक पिटारा। ये एक कोशिश भर है बच्चों के अंतर मन तक पहुँचने की। तो आइए सुनिए कहानियाँ हाशु के पापा की आवाज़ में, खास बच्चों के लिए। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी कहानियों को काफ़ी पसंद किया। तो अब मेन कहानी की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों आपने पिछली कहानी में देखा नहीं सुना कहूँगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि कैसे वो 5 राजकुमारियाँ एक देवता के वरदान की वजह से इस दुनिया में पैदा हुई, सिर्फ असुरों का संहार करने के लिए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको पहली राजकुमारी की बचपन की कुछ नटखट कहानियाँ, कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें, कुछ सीखें, कुछ नई नई चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आज हम पहली राजकुमारी, जो कि मीताल की राजकुमारी थी, जिसका नाम था मीशू, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसकी बचपन की कुछ कहानियाँ सुनाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मीशू बचपन से ही बहुत ताकतवर थी। बहुत ताकतवर मतलब वो 1 साल की भी नहीं थी, याद है, पापा को उठा लेती थी अपने। ऐसे ही करते करते मीशू थोड़ी बड़ी हो गई। मीशू अभी 3 साल की थी कि उसे अपनी ताकत के बारे में अंदाज़ा होने लग गया था। उसे पता चल गया था कि उसके बराबर के जितने बच्चे हैं वो उसके जितने ताकतवर नहीं हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके वो काफ़ी शैतानियाँ करने लग गई और एक समय ऐसा आ गया कि वो बहुत घमंडी भी हो गई, सिर्फ अपनी ताकत के बलबूते पे। कुछ शरारतें उसकी ऐसी थी कि मम्मी उसका रूम सजा के जाती, एक टेबल यहाँ रखती, एक कुर्सी वहाँ रखती, एक सोफ़ा वहाँ, बेड वहाँ, और अगले दिन आती तो देखती अरे पूरे रूम का नक्शा ही बदला हुआ है। जहाँ सोफ़ा था वहाँ चेयर लगी है, जहाँ टेबल था वहाँ बेड है, बेड की जगह टेबल है, अलमीरा एक दीवार से दूसरी दीवार पे। मतलब इतनी ताकत किसके पास है? मम्मी को खैर पता था कि ये बदमाशी सारी मीशू कर रही है, पर मीशू को कहती भी क्या, वो थी इतनी प्यारी, इतनी लाडली, पापा मम्मी की बिल्कुल दुलारी। प्यार दुलार तो ठीक था, लेकिन इसी प्यार दुलार ने मीशू की आदतें बिगाड़ दी। वो अपने ताकत के बलबूते पे दूसरे लोगों को परेशान करने लग गई और इसमें उसको बहुत मज़ा आने लग गया। बहुत मज़ा मतलब बहुत ही मज़ा। अगर वो दिन में किसी को परेशान ना करे तो मानो उसका खाना हजम होता ही नहीं था। बस इसी चीज़ के चलते चलते मीशू का दोस्तों में आतंक बढ़ गया। आतंक डरने वाला नहीं, बस उसके दोस्त उससे थोड़ा घबराने लग गए कि क्या पता मीशू को कौन सी बात बुरी लग जाए और उठा के पटक दे उनको। तो मीशू भी उनके डर को ये सोचती थी कि ये मेरे से डरते हैं, सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी अच्छी बात है, सबको ही मैं ऐसे डरा के दबा करके रखूंगी। तो ऐसे ही दिन बीतते गए, मीशू और बड़ी होती गई। तो एक दिन मीशू अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने गई। गार्डन में वो खेल रही थी, तो भी मीशू ने देखा कि गार्डन में एक पेड़ है जिसके ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। तो मीशू ने सोचा क्यों ना मैं इस बंदर को परेशान करूं, इस बंदर को पेड़ से गिरा दूं, कितना मज़ा आएगा। उसने ये अपनी सारा प्लान अपने दोस्तों को बताया कि चलो इस बंदर को थोड़ा परेशान करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। उसके दोस्तों ने कहा नहीं मीशू, जो हम खेल रहे हैं पकड़म पकड़ाई वही खेलते हैं ना, क्यों बंदर को परेशान करना हो रहा है। पर मीशू कहाँ मानने वाली थी और मीशू की ज़िद के आगे उसके दोस्तों को भी उसकी बात माननी पड़ी। अब हुआ ये कि बंदर पेड़ की एक डाल पे बैठा था। तो मीशू ने एक पत्थर उठाया और दे दन से बंदर की ओर मारा। पर बंदर तो बंदर ही होता है, वो झट से वहाँ से जंप लगा करके दूसरी डाल पे चला गया। फिर मीशू ने दूसरा पत्थर मारा, फिर वो बच गया, फिर तीसरा पत्थर मारा, फिर बच गया। अब मीशू को है ना गुस्सा आने लग गया कि मैं इतनी ताकतवर हूँ और ये बंदर हमेशा मेरे निशाने से बच जा रहा है। तो उसने ये किया कि वो गई सीधा पेड़ के पास और पेड़ को पकड़ के झड़ 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 हिला डाला। पेड़ को हिला डाला, बंदर बेचारा अपनी जगह पे डोल गया। अरे ये क्या हो गया, भूकंप आ गया। पर नहीं, बंदर फिर भी नहीं गिरा।
तो मीशू ने कहा अब तो इस पेड़ को मैं उखाड़ ही देती हूँ। उसके दोस्तों ने बड़ा मना किया कि नहीं मीशू छोड़ो, ये मत उखाड़ो तुम, पेड़ है कितना सुंदर है, इसमें फ्रूट्स लगे हैं, कितनी सारी चिड़ियाओं के घोंसले हैं, इसमें उनके बच्चे रहते हैं। पर मीशू कहाँ मानने वाली थी, वो तो बस अपनी ताकत के नशे में इतनी चूर कि उसने किसी की बात नहीं सुनी और सबको बोला हाँ जाओ तुम सब यहाँ से, मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलूंगी और आज इस बंदर को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। और ये बोलते ही उसके सारे दोस्त अपना मुंह लटका करके वहां से चले गए। अब उस गार्डन में सिर्फ अकेली मीशू और वो बंदर था। मीशू ने पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। पेड़ धीरे धीरे करके उखड़ने लगा और अंत में पेड़ उखड़ गया और बंदर ऊपर से नीचे धड़म करके गिरा। लेकिन ये क्या, मीशू को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये छोटा सा बंदर ऐसे बड़ा होने लग गया। वो बंदर धीरे करके बड़ा होने लग गया। तो मीशू ने देखा अरे ये बंदर तो मेरे से भी बड़ा हो गया। लेकिन मीशू को अपनी ताकत पे पूरा भरोसा था, तो उसने कहा बंदर तू चाहे जितना भी बड़ा हो, आज तो मैं तेरी पूंछ में गांठ बांध के रहूंगी। और वो बंदर के पीछे भागने लगी। बंदर आगे मीशू पीछे, बंदर आगे मीशू पीछे। आखिर बंदर थक हार करके एक जगह रुक गया और मीशू ने बंदर की पूंछ पकड़ ली। अब वो बंदर की पूंछ पकड़ के उठाने लगी, उससे पूंछ ही ना उठे। अब वो क्या करे? तो बंदर ये देख करके मंद मुस्कुराने लगा। मीशू ने कहा इतना बंदर ही तो है यार ये, मैं इसकी पूंछ नहीं उठा पा रही हूँ, कितने शर्म की बात है। तो उसने कहा अभी तेरे को सबक सिखाती हूँ। उसने पास ही में एक छोटा सा पेड़ था, उखाड़ा और दे बंदर की ओर मारा। बंदर ने झट से जंप लगाई और वो बच गया। फिर उसने दूसरा पेड़ उखाड़ा, फिर मारा, बंदर फिर बच गया। अब तीसरी बार तो मीशू को इतना गुस्सा आया, उसने 2 पेड़ उखाड़े, दोनों हाथ में लिए और बंदर पे दनादन मारने लग गई। पर ये क्या, बंदर वहाँ पे खड़ा रहा और हंसने लगा। उसके बॉडी पे पेड़ लगता टूट जाता और टूटते पेड़ बिल्कुल छोटे डंडे की तरह हो गया। अब मीशू हैरान और परेशान कि यार मैंने इतना मारा बंदर को, पर बंदर को तो कुछ हुआ ही नहीं। तभी उस बंदर ने मीशू को दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़े, ऊपर उठाया और धड़ हिला दिया। मीशू को हिलाया, उसके सारे बाल जो बने हुए थे सारे खुल गए, सारे बिखर गए। अब मीशू को लगने लगा डर कि भाई ये बंदर है कि क्या है ये, और वो जोर से रोने लगी। तभी बंदर ने मीशू को उठाया गोद में और जंप लगा के जंगल की ओर चला गया। मीशू उसके कंधे पे जोर से रो रही, हाथ मार रही, पैर मार रही, खूब चीखम चिल्ली कर रही, लेकिन नहीं, बंदर तो उसको छोड़ने को राजी नहीं। और बंदर उसको फाइनली एक बहुत ऊंचे पेड़ की ओर ले गया। वहाँ बंदर ने उसको बैठाया एक डाल पे और उसके बगल में बैठ गया। मीशू ऊंचाई देख करके थोड़ा डरी, क्योंकि मीशू ताकतवर थी, लेकिन इतना ऊंचा चढ़ना वढ़ना तो उसे नहीं आता था। अब वो हाइट से डरने लग गई कि अगर गिर गई तो भाई हड्डी पसली टूट जाएगी। हड्डी पसली तो टूटी, घर पे पापा मम्मी को पता चल गया तब तो अच्छी खासी कुटाई हो जाएगी। हालांकि चोट नहीं लगेगी, लेकिन पापा मम्मी को गुस्सा आ गया तो डर तो लगता ही है ना बच्चों, है ना। आपके पापा मम्मी जब गुस्सा करते हैं तो डर लगता है ना, लेकिन सोचना चाहिए आप भी कुछ गलत करते होगे जैसे मीशू कर रही थी। खैर, तो अब आगे बढ़ते हैं। बंदर ने मीशू की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराया और एक फल तोड़ के मीशू को दिया और बोला बेटी खा लो इसे। मीशू ने फल ले लिया और तभी उसे अचानक एहसास हुआ, अरे ये बंदर तो बोलता है, ये तो बोलने वाला बंदर है, आज तक तो मैंने नहीं देखा था, ये बंदर कैसे बोल सकता है। तभी बंदर मुस्कुराते हुए मीशू की ओर बोला, पहचाना नहीं बेटा मुझे। मीशू ने बिल्कुल भोले से अंदाज में उत्तर दिया, नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचान पाई, आप हैं कौन? तो बंदर ने ऊपर की डाल से एक छलांग लगाई और सीधे जमीन पे आया और हाथ जोड़ के बोला,
जय श्री राम। और बंदर पेड़ के जितना बड़ा हो गया। तब मीशु को मम्मी की एक बात याद आई, अरे ये तो हनुमान जी करते थे। मीशु ने कहा, डाल पे बैठे बैठे, आप हनुमान जी हैं? बंदर ने कहा, हा, 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 अब पहचाना मुझे? मीशु ने कहा, बिल्कुल, मैं तो आपको पहचान गई, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये कैसे? तो हनुमान जी ने कहा, बेटा, मैं बस ये देखने आया था, इस दुनिया में इंसानों को जो भी ताकत मिली है, शक्ति मिली है, उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आप हो। आप उस शक्ति का क्या उपयोग कर रहे हो? क्या आप सही दिशा में लेके जा रहे हो उस ताकत को? आप कमज़ोर लोगों को परेशान तो नहीं कर रहे? पर आपकी हरकतें देख करके तो मैं बहुत दुखी हुआ। तो आपको बस ये सीख देना चाहता था कि आने वाले दिनों में कोई आपसे भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, और आप जो अकेले अकेले जो सारे काम करते हो, लोगों को परेशान करते हो, उनकी मदद करो तो लोग आपसे जुड़ेंगे और लोग ही आपकी ताकत बनेंगे, और जितने लोग आपसे जुड़ते रहेंगे उतनी ज़्यादा आप ताकतवर हो जाओगे। तो मीशु को ये बात समझ में तो नहीं आई, पर उसने ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध ली कि अब मैं जो भी करूँगी अच्छा करूँगी। तो हनुमान जी ने मीशु को उठाया और ज़मीन पर रख दिया और खुद वापस बंदर वाले रूप में आ गए, छोटे से बंदर। तो मीशु ने हनुमान जी को गोद में उठाया और बोला, हनुमान जी, आई एम रियली सॉरी। मैं आज तक सब लोगों को परेशान करती थी और अपनी ताकत की वजह से सब लोगों को अपने से कम समझती थी, पर आज आपकी ताकत और आपकी सीख ने मुझे ज़िंदगी में कुछ नया करने का एक रास्ता दिखाया है। हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के मीशु अपने महल की ओर चल पड़ी। मीशु की हालत देख करके उसकी मम्मी ने उसको खूब डांटा कि छी, तू कैसी गंदी बनी हुई है, तेरे बाल बिखरे हुए हैं, कैसी खेलती है तू? तो खेलती है कि जंगली पाना करती है? मीशु कुछ नहीं बोली। मीशु ने कहा, मम्मी आई एम सॉरी, आज मैं थोड़ी गंदी हो गई खेल में, लेकिन अब से नहीं करूँगी ऐसा और मैं बिहेव करूँगी। मम्मी मीशु की ये बात सुन करके मम्मी भी हैरान कि वो लड़की जो हर छोटी सी बात पे हूँ हाँ करती रहती है, गुस्सा कर देती है, आज एक बार में मेरे गुस्सा करने पे शांति बैठी रही, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पर मम्मी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर इसके बिहेवियर में कुछ चेंज आया है, वो भी अच्छे वाला, तो दैट इज़ मोर देन वेलकम। अगले दिन सुबह मम्मी मीशु के कमरे में गई और मम्मी को तो लग रहा था कि आज फिर वही मीशु के रूम का नक्शा बदला होगा, पर ये क्या, हर चीज़ बिल्कुल सलीके से रखी हुई थी, मीशु भी वहाँ नहीं दिख रही थी। तो मम्मी ने देखा गई कहाँ। तो मम्मी ने अपनी दासियों को बुलाया कि भाई मीशु कहाँ गई, मीशु तो दिख ही नहीं रही, और देखो रूम तो बिल्कुल आज बिल्कुल सही है, कोई भी चीज़ इधर की उधर नहीं है। मम्मी ने अपने महल की छत से नीचे देखा तो देखा मीशु पास के मार्केट में गई हुई है। वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी हाथ गाड़ी लेकर के, उसमें ढेर सारा सामान लगा था, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है, पर वो इतना बूढ़ा था कि उससे हो नहीं पा रहा है। तो मीशु ने अपना एक उंगली से उसकी हाथ गाड़ी को लगाया और पीछे पीछे चलने लग गई, और हाथ गाड़ी आराम से चलने लग गई। बूढ़ा भी हैरान, इधर देखा उधर देखा, पीछे देखा तो देखा मीशु। वो समझ गया, अरे यहाँ की राजकुमारी उनकी हेल्प कर रही है। वो बड़ा खुश हुआ, अरे राजकुमारी ने तो आज तक किसी की हेल्प नहीं करी, हमेशा इसकी शैतानियों के किस्से आते थे, पर ये तो मेरी हेल्प कर रही है, वाह, तो बहुत अच्छी बात है। वो अपनी दुकान के पास पहुँच गया और उसने गाड़ी रोक दी और मीशु को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब मीशु थोड़ा आगे बढ़ी। मीशु ने देखा कि कुछ लोग कुएं के पास खड़े हैं और पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी औरतें भी थीं जिनके पास बच्चे भी थे, और उनके घड़े इतने बड़े बड़े कि वो पता नहीं कैसे लेके जाएंगी। तो मीशु ने देखा एक आंटी जिसके पास 2 बच्चे थे, सर पे है ना अपने मटके लेके जा रही है। तो मीशु ने कहा, अरे आंटी, आप क्यों इतनी तकलीफ़ उठा रही हो, दीजिए इन बच्चों को मैं उठा लेती हूँ।
मीशू ने दोनों बच्चों को अपने कंधे पे बैठाया और आंटी के पीछे पीछे उनके घर तक चली गई। आंटी को भी बड़ा आराम हुआ। आंटी ने घर पे पहुंच के मीशू का बहुत बहुत थैंक यू कहा और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए दी, और अपने 4 लोगों को भी बताया, दोस्तों को भी, कि देखो राजकुमारी ने कैसे हेल्प करी। ऐसे ही मीशू थोड़ा जंगल के पास गई तो मीशू ने देखा कुछ लोग लकड़ी काट के ला रहे हैं, पर इतनी ज़्यादा लकड़ी हो गई थी, इतनी ज़्यादा लकड़ी हो गई थी कि जो उनकी बुलक कार्ट्स थी उस पर पूरी भर गई थी और बैलों की हालत खस्ता हो रही थी कि भाई इतना वेट कैसे उठाएंगे। तो मीशू ने बैलों से कहा कि जाओ तुम, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ और आज ये सामान मैं उठा के ले जाऊँगी। और मीशू ने अपने कंधे पे बुलक कार्ट्स के हैंडल रखे और खींच करके गांव ले आई। ये बात देख करके सारे गांव वाले हैरान, सब लोग हैरान कि यार राजकुमारी कैसे बदल गई है, ये सबकी हेल्प कर रही है। और ऐसे करते करते मीशू ने बहुत लोगों की हेल्प करी। जितनी वो बड़ी होती गई वो लोगों की और हेल्प करती गई, और देखते देखते वो वहाँ की बेस्ट प्रिंसेस बन गई। बेस्ट मतलब दी बेस्ट। सब लोग उसको पसंद करते थे, सब लोग उसको अच्छा मानते थे। तो बच्चों, ये तो थी मीशू की कहानी। मीशू इतनी अच्छी बन गई थी कि सब लोग उसे पसंद करने लग गए थे। अब हम अगले भाग में दूसरी राजकुमारी सांचीला की कहानी सुनाएंगे, ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।